गांधी आश्रम के प्रांगण में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जननायक श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की जन्म शताब्दी समारोह ऐसी पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा उनके बारे में संक्षेप में विस्तार से थोड़ी चर्चा करूंगा। जनपद बलिया के इब्राहिम पट्टी गांव में सदानंद सिंह और द्रौपदी देवी के घर में जन्मे चंद्रशेखर जी अपने 4 बहन और भाइयों में सबसे बड़े थे। वैसे तो उनके पिताजी की 2 शादियां हुई थी। बड़ी शादी पत्नी से, यानी कि उनके जो बड़े भाई थे दूसरी माँ के, उनका नाम शिव प्रकाश जी था। उनका पौत्र आज उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य भी है, रविशंकर, जिसे पप्पू भी कहते हैं। और चंद्रशेखर जी के 2 छोटे भाई थे, बद्रीनाथ सिंह जी और कृपा शंकर जी, और एक बहन थी। तो उन चारों में चंद्रशेखर जी बड़े थे। और वो जिस गांव से आते थे, वो गांव जनपद मेरठ में मेरे गांव से छोटा शायद ही कोई गांव होगा, उससे थोड़ा कहना बड़ा होगा, लेकिन उसमें कोई स्कूल नहीं था। और प्राइमरी शिक्षा के लिए उन्हें अपने गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर पैदल चल करके, जिसमें रास्ते में एक पानी से भरा हुआ नाला भी आता था, उसको पार करके तब वो पढ़ने के लिए दूसरे गांव में स्कूल में जाया करते थे। उसी दौरान जब वो पढ़ रहे थे तो कक्षा 9 के शायद विद्यार्थी थे, तो कॉलेज के समीप ही जो स्कूल था उसके समीप ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम में चंद्रशेखर जी उनको सुनने के लिए वहां पहुंचे। और कुछ देर सुनने के बाद उन्होंने हाथ उठाकर कहा कि मैं भी बोलना चाहता हूं। उस कार्यक्रम में आचार्य नरेंद्र देव और उस वक्त के मशहूर किसान नेता गेंदा सिंह जी थे। तो आचार्य नरेंद्र देव ने जब चंद्रशेखर जी को देखा कि इतना छोटा नौजवान भी बोलने की बात कर रहा है, तो वो हद पर रह गए। उन्होंने कहा कि इस उम्र में और कक्षा 9 का विद्यार्थी इतना ओजस्वी हो सकता है, शायद मैंने कभी देखा नहीं। उनकी प्राइमरी स्कूल के बाद उनकी जो शिक्षा दीक्षा कक्षा 11 और 12 की बलिया जिले में हुई। और उच्च शिक्षा के लिए वो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए, जहां से उन्होंने बीए और एमए राजनीति विज्ञान से 1951 में किया। जब वो 1951 में एमए कर चुके थे, क्योंकि साधारण किसान परिवार से थे, तो घर की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो अध्यापन का कार्य करना चाहते थे। इसी संदर्भ में पीएचडी करने के लिए वो बीएचयू की तरफ गए। उस वक्त बीएचयू के उपकुलपति आचार्य नरेंद्र देव हुआ करते थे, और उनसे कहा कि मैं आपके उसमें मार्गदर्शन में पीएचडी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप पीएचडी करिए। उसी समय कुछ दिन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उनका एक कार्यक्रम बीएचयू में लगा, और छात्र नेता होने के नाते चंद्रशेखर जी भी वहां बुलवाए गए। जब वो चाय पे आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ बैठे हुए थे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने कहा कि ये छात्र नेता कौन था, ये छात्र कौन था, इसे जरा बुलवाओ। तो उन्हें चंद्रशेखर जी को बुलवाया गया। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा नौजवान है और अच्छा बोलता है, ये क्या कर रहा है? तो आचार्य जी ने बताया कि इसने एमए किया है और ये शोध का कार्य कर रहा है, ये अध्यापक बनना चाहता है, लेक्चरर बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि इसे देश की सेवा में लगाओ, देश के काम के लिए लगाओ, ऐसे नौजवान को आज देश की आवश्यकता है। जवाहरलाल नेहरू जी तो चले गए, और चंद्रशेखर जी से फिर आचार्य नरेंद्र देव ने कहा कि पंडित जी, नेहरू जी जो कह रहे हैं वो करीब करीब ठीक ही है, और मेरा मत भी यही है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसर बन जाएंगे, लेक्चरर बन जाएंगे, लेकिन इस देश को कौन बनाएगा? इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इन सब चीजों को छोड़ करके देश बनाने का काम करो। वो उसी दिन से पीएसपी, उस वक्त पीएसपी होती थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पूरी तरह से सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। और जल्दी ही वो बलिया जिला जनता उसके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सचिव और बाद में उत्तर प्रदेश के महासचिव बने। और 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से और आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश जी के अनुरोध पे उनको 62 में संसद में, राज्यसभा में जाने का अवसर मिला। और 1962 से लेके 65 तक आते आते उस वक्त के जो बड़े समाजवादी नेता होते थे अशोक मेहता जी, उनके साथ वो 1965 में कांग्रेस में चले गए। और 1965 से और 1967 तक कांग्रेस का काम किया, और वो 67 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव चुन लिए गए। 1969 की शाम है, अशोक मेहता जी के साथ वो इंदिरा गांधी जी के निवास स्थान पे गए। वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मेहता जी ने कहा कि आप भी चलिए। तो इंदिरा जी बैठी हुई थी और सारे मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हुए थे। तो इंदिरा जी ने चंद्रशेखर जी से कहा कि आप तो समाजवादी थे, फिर आप कांग्रेस में क्यों आ गए? उन्होंने कहा कि थोड़ा सा समाजवादी और थोड़ा सा कांग्रेस को समाजवादी बनाना चाहता हूं।
तो इंदिरा जी ने कहा कि अगर नहीं बना पाए तब उन्होंने कहा अगर नहीं बना पाए तो कांग्रेस को तोड़ने का काम करूंगा, इसको तोड़ करके इसके दो फाड़ कर दूंगा, दो टुकड़े कर दूंगा, जो भी आप कह रही थी। तो इंदिरा जी चंद्रशेखर जी को अवाक देखती रहेगी कि मेरा बनाया हुआ सांसद और मेरे से इस तरह से बात कर रहा। ये उनकी साहस शक्ति थी। मैं तो ये कहता हूं कि इस देश में धारा के विपरीत चलने वाले दो नेता हुए, पहला है सुभाष चंद्र बोस और दूसरा है चंद्रशेखर। दूसरी बात, चंद्रशेखर इस देश में ऐसे नेता हैं, ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने कभी जाति का सूचक शब्द नहीं लगाया और जाति को अपने अपने सामने या देश के सामने जाहिर भी नहीं करा कि वो किस जाति से आते हैं। केवल चंद्रशेखर लिखा, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, और समाजवादी थे। 1969 में तक जब वो शाम वो इंदिरा जी देखती रह गई, तो 1969 तक आते आते वो दबे कुचले लोगों के लिए जो पार्लियामेंट में बोलते थे, और उस वक्त जो सत्ता के पोषित बड़े घराने थे जो एकाधिकार करना चाहते थे सत्ता में, उनके खिलाफ भी वो बोलते थे। तो उस बोलने के कारण वो पार्लियामेंट्री संसदीय उसमें इतिहास में और कांग्रेस की जो कमेटी थी उसमें वो यंग टर्क के नाम से जाने लगे, युवा तुर्क के नाम से। उनकी एक पहचान बनी देश में कि यंग टर्क है, जो धारा में रहते हुए धारा के खिलाफ भी जा सकता है, सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए वो किसी हद तक भी जा सकता है। ये उनकी पहचान बनी देश में। 1969 में उन्होंने अपनी देश को, अपनी आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडियन का निर्माण किया, और उसके जो संपादकीय लिखते वो स्वयं ही लिखते थे, ताकि मैं क्या चाहता हूं, क्या बोलता हूं पार्लियामेंट में, ये बात देश के कोने कोने तक जाए, कन्याकुमारी तक जाए, कश्मीर तक जाए। और वो यंग इंडियन पत्रिका 1975 तक चली। इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया। उससे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीपर्स किया। वो जो राष्ट्रीयकरण और प्रीपर्स जैसे कानून लाई इंदिरा गांधी, उसके पीछे भी श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की सोच और हाथ था। 71 में आते आते समाजवादी नारा जो दिया इंदिरा गांधी ने कि गरीबी हटाओ, इस पे वो इंदिरा जी भारी बहुमत से सरकार में उनकी वापसी हुई। मुझे याद है 1971 की बात, चंद्रशेखर जी ने इंदिरा जी से कहा कि इसके साथ एक चीज और जोड़िए कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो ये नारा बहुत पॉपुलर हुआ था। यानी कि वो का मतलब है कांग्रेस बटकी थी, इंडिकेट सिंडिकेट, कांगराज, निजलिंगप्पा, ब्रह्मन रेड्डी, सरदार स्वर्ण सिंह और मोरारजी देसाई, ये लोग बड़े लोग थे। तो ये इंदिरा जी को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। उनका इशारा उनकी तरफ था कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो इस नारे पर भारी बहुमत से सरकार में आई, और 71 में उसके चलते चलते उनका जो रास्ता था वो थोड़ा सा तानाशाही की ओर बढ़ा, अधिनायकवाद की ओर बढ़ा, और उसका परिणाम ये हुआ कि 1974 में गुजरात में कुछ छात्रों की फीस बढ़ा दी गई थी हॉस्टल की, और उन छात्रों ने एक बैनर बनाया था, जैसे ये है, सर्वोदय संघर्ष मोर्चा नवनिर्माण वैदिके के बैनर के नीचे वो संघर्ष कर रहे थे। तो उसके लिए जयप्रकाश जी के पास गए कि आप इसका नेतृत्व करें और हमारा मार्गदर्शन करें, सरकार का एक गलत कदम है। तो वो उसका इतना व्यापक रूप हुआ कि वो फिर बिहार पहुंचा और जेपी मूवमेंट के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया 74 में। तो इंदिरा जी ने जेपी के साथ एक तरह से तानाशाही का रवैया अपनाना शुरू किया और जाति शुरू कर दी। तो तब इस चंद्रशेखर जी ने कहा कि आप जेपी से वार्ता करें और कोई तीसरा रास्ता निकालें। इंदिरा जी ने उनकी बात को नहीं सुना और बल्कि ये माना कि ये मेरी सरकार में, मेरी सत्ता में असहमति का केंद्र है। और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई, और उनमें चंद्रशेखर जी भी पटियाला के जेल में रहे। कोई शायद ही बड़ा नेता बचा होगा जो जेल में ना गया हो। 77 में रिहाई हुई बड़े नेताओं की, और सबने मिलकर जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन में जनता पार्टी बनाई, और 1 मई 1977 को चंद्रशेखर जनता पार्टी के सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने। 1980 के आम चुनाव में अभी जो बात चल रही थी, बहुत अच्छी बात थी कि वे आपस में टकराव ना हो। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर जी पहले व्यक्ति थे, हालांकि 1980 में केवल चौधरी साहब अलग हुए थे लोकदल को लेकर के। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोरारजी देसाई जी, चंद्रशेखर जी, सब लोग एक ही पार्टी में थे, और 1980 का चुनाव सबने मिलकर लड़ा था। और चंद्रशेखर जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी 80 में तो हमारे प्रधानमंत्री बाबू जी होंगे। तो मैं कहता हूं कि वो सही मायनों में गरीबों के, दलितों के, उपेक्षितों के, वंचितों के, उत्पीड़ितों के सबके हमदर्द थे, और जीवन भर इस काम को लड़ते रहे। 80 के बाद 82 में
मैं थोड़ी सा समय और लूंगा। 1982 के दिसंबर में केरला के कुछ नौजवान आए, उन्होंने कहा कि जी हम एक लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और आप हमारा मार्गदर्शन करें। चंद्रशेखर जी ने कहा ठीक है मैं आऊंगा। वो गए एक दिन के लिए और वापस आए। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रमुख साथियों को बैठाया और मसौदा तैयार किया कि जब केरल के नौजवान पदयात्रा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो 6 जनवरी 1983 को एक खाका तैयार करके और उन्होंने कन्याकुमारी से और राजघाट दिल्ली तक करीब 4300 किलोमीटर के करीब पदयात्रा की। उस पदयात्रा में मैं भी उनके साथ था और एक घटना बताता हूँ एज ए मैन, मतलब इंसान के तौर पे वो कितने अच्छे आदमी थे। ये बात है उसमें तमिलनाडु का एक जिला है धर्मपुरी। धर्मपुरी में केरला से एक लड़की थी जो हमारे साथ पदयात्रा में थी, रोजलिन। वैसे वो एमबीबीएस डॉक्टर थी। उसकी तबीयत रात को अचानक ज्यादा खराब हो गई, वोमिटिंग हुई और उसको उल्टी हुई बहुत ज्यादा। तो इतनी खराब हो गई कि चंद्रशेखर जी घबरा गए और वो उसको एक गाड़ी मंगवा करके जो वहां से 12 किलोमीटर दूर एक अस्पताल था किसी कस्बे में, वहां गए। और जब तक वो ठीक नहीं हुई, मतलब उसे थोड़ा सा सुध नहीं आई, तब तक वो वहां से लौटे नहीं। तो ऐसे वो इस तरह के भी इंसान थे। उसके बाद पदयात्रा के बाद 89 में जनता दल की सरकार बनी। जनता दल की सरकार में वो साथ थे और किस तरह से नेता पद का चुनाव हुआ मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। उनके साथ धोखा हुआ, वो नाराज हुए। उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन बाद जनता दल की सरकार टूटी और 10 नवंबर 1990 को फिर एक धड़े को साथ लेकर के, जिसका नाम था समाजवादी जनता दल। उस वक्त हमारे साथ 3 चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चिमन भाई पटेल, मुलायम सिंह यादव और चौधरी देवलाल जी। तो इन सबको लेकर के उन्होंने सरकार चलाई, 8 महीने सरकार चलाई। और क्या स्थिति उस वक्त देश की थी ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि देश में उससे पहले एक मूवमेंट चला था, मंडल आयोग लागू कर दिया था, तो जगह जगह लोग जल रहे थे। छात्र संघ का अध्यक्ष था गोस्वामी, उसने भी आग लगा ली थी वहां पे। तो चंद्रशेखर जी जब तक रहे विषम परिस्थितियों से गरीबों के लिए, दलितों के लिए, उपेक्षितों के लिए लड़ते रहे। 2004 में उन्हें कैंसर हो गया, उससे पीड़ित हो गए। देश विदेश में इलाज भी हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए और अंतोगत्ता 8 जुलाई 2007 को ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मैं उस महान संत को, उस मनीषी को, एक कर्मयोगी को और राजनीति के शिखर पुरुष को सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।